बिजनेस शुरू करना तो बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन कंपनी रजिस्टर कैसे करे, जीएसटी कब लेना चाहिए, लीगल कॉम्प्लायंस कैसे मेंटेन करे और टैक्स से जुड़ी गलतियों से कैसे बचे, ये सवाल हर एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को आसान तरीके से सॉल्व करने के मिशन के साथ शुरू हुआ था वकील सर्च, जिसे आज ज़ॉल्विट के नाम से जाना जाता है। कंपनी रजिस्ट्रेशन से लेकर जीएसटी, इनकम टैक्स फाइलिंग, ट्रेडमार्क, लीगल कॉम्प्लायंस और अकाउंटिंग तक ज़ॉल्विट इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस को कई ज़रूरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आज हमारे साथ है ज़ॉल्विट के फाउंडर ऋषिकेश दत्तर, जिनको उनके काम के लिए फोर्ब्स 30 अंडर 30 में भी जगह मिल चुकी है। तो आइए मिलते हैं उनसे। हाय ऋषिकेश, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया भाई। तो शुरू करते हैं। मेरा पहला सवाल होगा कि आपने वकील सर्च शुरू करने का आइडिया कहाँ से लाया? तो मैं एक्चुअली वकील हूँ खुद, और जब मैं लॉ स्कूल में था तो मुझे ये समझ में आया था कि इंडिया में काफ़ी लोगों को लीगल एक्सेस नहीं है। मतलब कोर्ट्स है, वकील है, लेकिन उनको कैसे एक्सेस करें, उनसे हेल्प कैसे लें, और अच्छा वकील कौन है, वकील की प्राइस क्या होगी, वकील की फ़ीस क्या होगी। तो लोगों के मन में बहुत डर है, और वो डर घुस चुका है हिंदुस्तानियों के मन में। तो मुझे लगा कि ये एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया होगा और सोशल मिशन भी होगा। अगर हम वकील को और टैक्स कंसल्टेंट को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को सबके लिए एक्सेसिबल बना दें, वो एक सोशल मिशन होगा और एक बहुत ही अच्छा बिजनेस भी होगा। तो ये सोच के मैंने वकील सर्च शुरू किया। बहुत ही अच्छा सोच था और आज हम देख ही रहे हैं उसकी वजह से वकील सर्च कितने अच्छे लेवल पे पहुंच चुका है। बट जब आपने शुरुआत की थी तब लीगल सर्विसेज इंडस्ट्री में ऐसी क्या कमी थी जो आपको लगा कि इसे बदलना ज़रूरी है, इस गैप को मैं फिल करना चाहता हूँ? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले है डेटा ट्रांसपेरेंसी, बहुत ही बिल्कुल नहीं है लीगल इंडस्ट्री में। अगर आप देखोगे तो अगर मैंने केस कल फाइल किया तो कितने दिन में केस हियरिंग के लिए आएगा और कब मुझे वर्डिक्ट रिजल्ट मिलेगा, ये मुझे पता नहीं था। अभी भी पता नहीं है, मतलब इंडियन सिटीजन्स को। दूसरी चीज़, अगर आप सिंपल सी चीज़ मतलब कंपनी शुरू करना चाहते हो तो ट्रांसपेरेंटली अगर कोई सीए आपको हेल्प करे तो बहुत यूज़फुल होगा पब्लिक के लिए और एंटरप्रेन्योर के लिए। वो भी हमने पहले जब शुरू किया था, वी ब्रॉट इन दैट कॉन्सेप्ट। मतलब पूरा डिजिटाइज करके कंपनी इनकॉर्पोरेशन को सिंप्लीफाई करके वी वर द पायनियर्स इन दैट। और आज अगर आप देखोगे तो इट्स बिकम द नॉर्म कि कंपनी इनकॉर्पोरेशन, बिकॉज ऑफ व्हाट वी स्टार्टेड, वी आर स्टिल लीडर्स इन दैट फील्ड। पर कंपनी इनकॉर्पोरेशन को स्ट्रीमलाइन करना और जीएसटी फाइलिंग को स्ट्रीमलाइन करना, ट्रेडमार्क फाइलिंग को स्ट्रीमलाइन करना, वो एक बहुत ही बड़ी कमी थी तब। और आज भी बहुत काम बाकी है। ऐसा नहीं है कि आज हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, आज भी बहुत सारा काम बाकी है, बहुत सारा काम करने के लिए बाकी है। अगर आप इंडिया को देखो तो वी आर नंबर 3 इन द वर्ल्ड, बट बहुत पीछे हैं हम चाइना के और यूएस के इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। बहुत ही काम करना बाकी है उन चीज़ों में। तो वो सब सोच के हमने वकील सर्च शुरू। ब्लेस्ड दैट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यूज आवर सर्विस, मोर देन 1.5 लाख क्लाइंट्स पर ईयर। लेकिन मिशन वही है और बहुत काम बाकी है। जी, गैप तो आप फिल कर रहे हैं, ये तो सही बात है। हमें इसके साथ ये भी बताइए कि शुरुआत के दिन सबके लिए बहुत मुश्किल होते हैं। आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? क्या कभी ऐसा भी लगा कि बिजनेस बंद करना चाहिए? कभी ऐसा मोड़ आया जब आपको ऐसा लगा कि शायद ये नहीं चल पाएगा? हर एंटरप्रेन्योर के मोड़ में ये एक बार तो ऐसा कुछ होता है। वो एंटरप्रेन्योर के मन में तो आता है, लेकिन जो हालात होते हैं वो भी उसको बंद करने के लिए मजबूर कर देते हैं। वही कभी कभार ऐसे भी होता है। तो हाफ द टाइम देखोगे तो एंटरप्रेन्योर बंद कर देता है, क्योंकि उसका जो मिशन था वो बदल जाता है। नहीं तो पैसों की कमी पड़ती है, नहीं तो सर्कमस्टेंसेस, फाउंडर डिस्प्यूट होते हैं, इन्वेस्टर बैकआउट करता है, तो काफ़ी कारण होते हैं। तो मेरे मन में तो ख्याल नहीं आया, लेकिन 3-4 हमारे मतलब जर्नी में थे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस बोल सकते हो आप। जब हमारे पास पैसे बहुत कम थे पैंडेमिक में, फर्स्ट वेव पैंडेमिक में, हमारे काफ़ी क्लाइंट्स जो है एसएमई क्लाइंट्स, और एसएमईज की उस टाइम हालात बहुत ही ख़राब थी, फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव में भी। तो वो एक हमारे लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और जब हमने शुरू किया था तो हम इन्वेस्टर्स, जब हमने पहले इन्वेस्टमेंट के लिए पिच किया था तो हमारे सारे पिच रिजेक्ट हो गए थे। तो उस टाइम पे भी हमारा एक नियर डेथ एक्सपीरियंस था। और फिर हमको पहला राउंड सीड राउंड और फिर सीरीज ए राउंड हमको मिल गया, इसलिए वी वर एबल टू सर्वाइव एंड ग्रो। तो मुझे ख्याल तो नहीं आया, लेकिन
सर्कमस्टांसेस ने मुझे बंद करने के लिए 3-4 बार ऑलमोस्ट फोर्स किया। ओके, बट फिर भी आप टिके रहे, दैट्स व्हाट मैटर्स। That is just God's grace and good fortune, I would say. आज वकील सर्च एक एस्टैब्लिश ब्रांड बन चुका है, लेकिन व्यूअर्स के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि आज कंपनी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो इसी से रिलेटेड एक सवाल है, आज वकील सर्च कितना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है और किस तरह के ऑडियंस है आपके पास? तो अगर आप देखोगे तो 4,000 टाउन्स, 4,000 टाउन्स, सिटीज एंड विलेजेस में से हमारे पास कस्टमर्स हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस ऑल लैंग्वेजेस एंड अक्रॉस 7 अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड। सो हम एक ग्लोबल / मल्टीनेशनल ब्रांड बन चुके हैं। एम्प्लॉयज़ अगर आप देखोगे तो हमारे खुद के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो लगभग 500 एम्प्लॉयज़ हैं। हमारे जो 4 ऑफिसेज़ हैं इंडिया में, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में और चेन्नई में, 4 ऑफिसेज़ मिला के, और हैदराबाद में हमने अभी शुरू किया है। तो अगर आप हमारे 5 ऑफिसेज़ देखोगे तो मिला के 500 एम्प्लॉयज़ हैं। और अफिलिएटेड जो नेटवर्क लॉयर्स हैं जिनसे हम हेल्प ले लेते हैं डिपेंडिंग ऑन द केस, वो देखोगे तो 60,000 ऐसे वकील हैं इंडिया में जो हमारे साथ पार्टनर या अफिलिएट कर चुके हैं। तो दैट इज़ द साइज ऑफ द प्लेटफॉर्म इन इंडिया। पर द मेट्रिक जिस पे मुझे बहुत गर्व है वो हमारे गूगल रेटिंग है, विच इज़ टुडे 4.5 अक्रॉस 24,000 रिव्यूज, एंड आई कैन से विद प्राइड दैट वी आर द ओनली ब्रांड विच डजंट हैव एनी फेक रिव्यूज। आप किसी भी हमारे रिव्यू को देखो और पूछो कि ये कस्टमर से मुझे बात करनी है, आई कैन कनेक्ट। नॉट अ सिंगल कस्टमर रिव्यू इन दैट एंटायर गूगल 24,000 रिव्यूज इज अ फेक रिव्यू। तो जैसा कि आपने बताया कि इंडिया में इतने सारे ब्रांचेस हैं, तो क्या आप इसको फॉरेन में भी अब एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल, हम एक्सपैंड कर रहे हैं। हमारा यूएई में ऑफिस है, सिंगापुर में तो हमारा ऑफिस है ही है, और यूएसए और यूके में भी हम एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। वहाँ पे ऑफिस अभी तक नहीं है तो, लेकिन एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। आपने वकील सर्च को ज़ॉल्विट के नाम से रीब्रांड करने का फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की कहानी क्या थी? हाँ जी, तो वकील सर्च जो है, हमारे पास 2 बिजनेसेस है। एक है वकील और सीए के साथ कंसल्ट करना, दूसरा है कंपनी शुरू करना, टैक्स फाइल करना, ट्रेडमार्क फाइल करना। तो हमें ऐसे लगा कि जो दूसरा बिजनेस है इट्स मोर अबाउट सॉल्यूशंस, इसलिए ज़ॉल्विट इज अ वर्ड फॉर सॉल्व इट, राइट? सॉल्व इट, यू कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम व्हिच इज कमिंग टू यू। एंड वकील सर्च हमने ज़ॉल्विट के नीचे एक सब ब्रांड बना दिया है जो वकील सर्च है, दैट इज टू हेल्प यू कंसल्ट विद अ लॉयर। तो वकील सर्च अब ज़ॉल्विट का एक ब्रांड बन चुका है और ज़ॉल्विट इज द पेरेंट। तो अभी आप ज़ॉल्विट के अंदर बहुत सारे अलग अलग ऐसे ब्रांड्स खोलने के बारे में सोच रहे हैं, जैसे एक वकील सर्च हो गया, एक वकील सर्च है, और दूसरा है ज़ॉल्विट 360 जो हमारा कंप्लायंस का एक सिंगल इंटीग्रेटेड डैशबोर्ड है, और तीसरा है लिब्रा जो खास करके लॉयर्स के लिए हमने प्रोडक्ट बना दिया है जो सिर्फ लॉयर्स यूज़ करते हैं। तो क्या आप हमें ये समझा सकते हैं कि आज सबसे ज़्यादा डिमांड किस सर्विस की है वकील सर्च पे? वकील सर्च ज़ॉल्विट के अम्ब्रेला के अंदर सबसे ज़्यादा डिमांड तो ज़ॉल्विट 360 की है, जो हर बिजनेस, हर एंटरप्रेन्योर को ये जानना चाहता है कि मेरे कंप्लायंस की हेल्थ क्या है, मेरे टैक्स फाइल हुए हैं कि नहीं, मेरा सीए काम कर रहा है कि नहीं। अगर वो वकील सर्च के साथ काम कर रहा है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर वो किसी और सीए के साथ काम कर रहा है तो भी उसको ये जानना चाहता है कि मेरे कंप्लायंस हुए हैं कि नहीं। तो ज़ॉल्विट 360 जो जहाँ पे ट्रेडमार्क फाइल होता है, जीएसटी फाइल होता है, प्रोफेशन टैक्स फाइल होता है, कंपनी फॉर्म होता है, दैट्स अ नंबर 1 प्रोडक्ट। और नंबर 2 लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग जो है वकील सर्च ही है अभी भी, जहाँ पे अब हम वहाँ पे डिमांड बहुत बढ़ रही है, वेयर पीपल वांट टू प्रेस अ बटन एंड टॉक टू अ लॉयर। तो हमने पिछले साल क्या किया था, वी हैड कंप्लीटली ऑटोमेटेड दैट प्रोसेस, और आप एक बटन प्रेस करके सिर्फ 99 रुपये पे करके वकील के साथ बात कर सकते हो। तो दैट वाज अ टोटली रेडिकल प्रोडक्ट इन इंडिया। तो वो हमने पिछले साल लॉन्च किया था। वी आर गेटिंग अबाउट एनीवेयर बिटवीन 1000 to 1500 पेड कंसल्टेशंस पर डे नाउ। So that's also going very fast. आपके हिसाब से इंडिया में लीगल और टैक्स अवेयरनेस पिछले 10 सालों में कितनी बदली है? आपके पास डेटा आता होगा, आपके पास जो लोग आते हैं हेल्प लेने उनके हिसाब से, तो बेस्ड ऑन दैट अगर आप हमें समझा सके। अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है एक्चुअली, अगर आप देखोगे तो, क्योंकि डर बहुत है लोगों के मनों में कि लीगल और टैक्स, अगर आप जब वो लीगल और टैक्स के बारे में सोचते हैं तो उनके मन में डर, वो पहले जो ख्याल आता है वो डर का ही ख्याल आता है। तो बहुत डर मतलब इंडिया इज़ अ स्कैर्ड कंट्री व्हेन इट कम्स टू लीगल, ये सच बात है। लेकिन इंटरनेट पेनिट्रेशन बहुत इम्प्रूव हुआ है 10 सालों में, और
एआई और चैट जीपीटी और क्लॉड के बाद लोगों को लीगल इन्फॉर्मेशन उनके मतलब फिंगर टिप्स पे मिल गई है, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन इज अवेयरनेस इज देयर। लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, ये तो मैं जान चुका हूँ कि अगर मेरा चेक बाउंस हुआ तो मुझे क्या करना है, लेकिन मैं कैसे करूँ, कहाँ पे जाऊँ, किसको कंसल्ट करूँ, कैसे ये प्रोसेस शुरू करूँ, ये सब अभी भी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और लोगों को उसमें बहुत तकलीफ है। ये बात आपने बहुत सही कही। आजकल हमने ये भी देखा है कि ऑनलाइन भी बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं इस चीज़ को समझाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो सके, बट फिर भी वो डर है जो मन में से तो नहीं जा रहा लोगों के। दैट इज़ वेरी फेयर। बहुत से लोग हैं जो हमें देख रहे हैं और उनका भी सपना होगा कि अपना बिजनेस शुरू करे कभी ना कभी, तो उनके लिए सबसे ज़रूरी सवाल, अगर कोई आज इंडिया में अपना बिजनेस शुरू करना चाहे तो सबसे पहले कौन सा लीगल काम करना चाहिए? सबसे पहले अगर आपको मतलब आपका ये ड्रीम है, ख्वाब है कि मुझे बिजनेस को बहुत बढ़ाना है, मुझे इन्वेस्टमेंट रेज करना है, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करनी होगी। लेकिन अगर आपको कम इन्वेस्टमेंट के साथ जल्दी शुरू करना है तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी करके बिजनेस शुरू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको कंपनी रजिस्टर करना मैंडेटरी है, लेकिन हम ये रेकमेंड करते हैं उन एंटरप्रेन्योर के लिए जिनको अगर या पेटेंट लेना है आपके आइडिया पे, नहीं तो उनको इन्वेस्टमेंट लेना है। अगर उन दो कंडीशन में हम लोगों को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रेकमेंड करते हैं, नहीं तो जीएसटी या एमएसएमई रजिस्ट्रेशन से भी काम चल जाता है इंडिया में। उसके बाद मैं रेकमेंड करूँगा कि आपका जो इनोवेशन है या जो आपका यूनिक आइडिया है, अगर आप ब्रांड शुरू करना चाहोगे तो वो ब्रांड भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ट्रेडमार्क से या कॉपीराइट से या डिज़ाइन से, या अगर आपका कोई इन्वेंशन है तो पेटेंट से। सो ये जो है फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप होगी, उसके बाद इंडस्ट्री और कंपनी पे डिपेंड है। तो जो भी अगर कोई इंसान कभी अपना ब्रांड शुरू करने जा रहा है, स्टार्टअप शुरू करने जा रहा है, तो उन्हें कई बार कन्फ्यूजन होता है। जैसे अगर आप हमें समझा सके कि सोल प्रोप्राइटरशिप, एलएलपी और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फ़र्क क्या होता है जब वो कोई चुनना चाहे तो? एलएलपी अच्छा है कंसल्टेंसी के लिए, कोई बुटीक एडवाइजरी के लिए, मार्केटिंग कंसल्टेंसी के लिए। अगर घर में बैठ के D2C ब्रांड ऑन अ स्मॉलर स्केल शुरू करना चाहता है तो एलएलपी इज अ वंडरफुल ऑप्शन। सोल प्रोप्राइटरशिप अच्छा है अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम, अगर आपको बहुत कम इन्वेस्टमेंट में पहले शुरू करना है और उसके बाद आप मतलब अगर आपको सिर्फ एक बेट लेना है कि भाई मैं ये शुरू करके देखता हूँ क्या होता है, अगर ऐसा है तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप से ही शुरू करो। अगर आपको बिजनेस पे कॉन्फिडेंस है और मुझे ये शुरू करके मुझे इन्वेस्टमेंट हासिल करना है और मुझे इसको पेटेंट या ट्रेडमार्क करना है, तो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू करो। तो ऐसा नहीं है कि वन ऑप्शन इज रॉन्ग द अदर ऑप्शन इज राइट, हर ऑप्शन सही ही है, लेकिन आपके सर्कमस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब उन्हें ये देखना है कि कौन सा उनके बिजनेस को ज़्यादा सूट कर रहा उनके है। बिजनेस के लिए अच्छा होगा। एग्जैक्टली। कई सीए आपको एडवाइस करेंगे कि नहीं सोल प्रोप्राइटरशिप मत शुरू करो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सोल प्रोप्राइटरशिप इज राइट फॉर मेनी पीपल। इफ़ यू डोंट वांट टू रेज इन्वेस्टमेंट, अगर आप खुद अकेले हो, इन्वेस्टमेंट नहीं रेज करना चाहते हो, मुझे सिर्फ इंटरनेट पे रील्स बना के एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाना है, यू डोंट नीड टू स्टार्ट अ कंपनी। आप खुद घर पे बैठ के रील्स बना के पैसे कमा सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली ओके, लॉजिकल है। अगर जब आपको कोई एस्टैब्लिश्ड बिजनेस करना है तो प्राइवेट लिमिटेड या एलएलपी इज अ बेटर ऑप्शन। फेयर, ये अच्छे से समझ गया। अब क्या हमें ये भी बता सकते हैं कि पहली बार बिजनेस शुरू करने वाले फाउंडर सबसे ज़्यादा कौन सी गलतियाँ करते हैं? फाउंडर जो को फाउंडर चुनते हैं ना, वो सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप को फाउंडर चुनोगे तो बहुत सोच के चुनो जो आपका को फाउंडर है, बिकॉज इट्स लाइक अ मैरिज। को फाउंडर डिस्प्यूट के वजह से ही नंबर वन रीज़न है कंपनी को फेल होने की। दूसरा रीज़न है पैसे, मतलब रनिंग आउट ऑफ कैश, राइट। लेकिन जब आप को फाउंडर को चुनते हो तो बहुत सोच समझ के, टाइम लेके, और आपके और अपने को फाउंडर के बीच में जो अग्रीमेंट है, कोई वकील के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप ही खुद बैठ के टर्म्स आप डिसाइड करते हो कि भाई प्रॉफिट शेयर ये होगा, रेवेन्यू शेयर ये होगा, मैं ये इतना इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हो, और इक्विटी स्प्लिट ऐसे होगा। तो वो आप सब सोच समझ के को फाउंडर के साथ बैठ के अगर तब आप पूरा अग्री कर दोगे तो बाद में डिस्प्यूट कम होते हैं।
अगर आप ये सोच के शुरू करोगे कि नहीं हम दोस्त है तो सब बाद में देख लेंगे, तभी प्रॉब्लम शुरू होते हैं, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ता है तो को फाउंडर डिस्प्यूट बढ़ते हैं। तो मतलब इट्स लाइक हर जगह सही पार्टनर चुनना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत बार फाउंडर्स जब अपना स्टार्टअप शुरू कर देते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता कि सीए या फिर लॉयर किस स्टेज पे जाके हायर करना चाहिए, उन्हें कब उनको ज़रूरत पड़ने शुरू हो जाती है। तो आपका क्या सजेशन होगा, किस लेवल पे उन्हें कंसल्ट कर लेना चाहिए? जैसा कि आप डॉक्टर के पास तब जाते हो जब आपको बीमारी फील होती है, तभी आपको लॉयर या सीए के पास जाना चाहिए, राइट? और जब आप बिजनेस शुरू कर रहे हो तो एक बार सीए या लॉयर के पास जाके पहले प्री कंसल्टेशन ले लो कि मैं ये शुरू करने जा रहा हूँ, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मैं शुरू करने जा रहा हूँ, कैसे शुरू करूँ। अगर आप लॉयर से एक बार एडवाइस ले लोगे और आप बाकी बाद में खुद भी करोगे तो भी आपको प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि वो एडवाइस आपको कॉमन मिस्टेक्स को अवॉइड करने में हेल्प करता है। और कभी भी आपको ऐसा लगे कि भाई थोड़ा यहाँ पे गलत हो रहा है, तो एक बार जाके कंसल्ट करना अच्छी बात है, क्योंकि उस टाइम पे आप प्रॉब्लम्स अवॉइड कर सकते हो। जब प्रॉब्लम बहुत बढ़ चुका है, तो जब आपके पास नोटिस आ चुकी है या आपके पास कोई डिमांड आ चुका है, तो तब आपको रिप्लाई करने में बहुत मुश्किल होगा। तो 2 चीज़ें, नंबर 1 शुरू करने से पहले या इन्वेस्टमेंट लेने से पहले एक बार कंसल्ट करना, और दूसरा जब भी आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे कुछ हो रहा है जो ठीक नहीं हो रहा है, आप जाके कंसल्ट। ऋषिकेश, बिजनेस शुरू तो हो जाता है लेकिन उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कॉम्प्लायंस। और इसी वजह से कई स्टार्टअप्स को बाद में परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो अब इसके रिलेटेड कुछ सवाल है मेरे पास, जैसे ऐसी कौन सी कॉम्प्लायंस है जिसे स्टार्टअप्स और बिजनेसेस सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं और उसका नुकसान क्या होता है? ठीक है, जो कंप्लायंस स्टार्टअप्स आजकल बहुत कर रहे हैं वो जीएसटी है। तो मोस्ट स्टार्टअप्स आर कंप्लाइंग विद जीएसटी लॉ, लेकिन ये बाकी जो कंप्लायंस है, प्रोफेशन टैक्स मानो या शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स का रजिस्ट्रेशन मानो या करेक्टली उनके अकाउंट्स मेंटेन करना, वो सब स्टार्टअप्स आजकल बहुत इग्नोर कर रहे हैं। और गवर्नमेंट भी बहुत स्ट्रिक्ट हो चुका है, डेडलाइन उतने एक्सटेंड नहीं होते और पेनल्टी बहुत बढ़ चुकी है, 300 गुना बढ़ चुकी है पेनल्टी। एक एंगल से देखोगे तो अच्छी बात है, क्योंकि इंडिया बहुत जल्दी, मतलब इंडिया का एम्बिशन है फर्स्ट वर्ल्ड नेशन बनना, और उसके लिए स्ट्रिक्ट लीगल सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन स्टार्टअप्स अभी भी उसी माइंडसेट पे है कि नहीं हम देख लेंगे, जब कुछ होगा तब देख लेंगे। उस माइंडसेट से स्टार्टअप्स को आज बाहर आना है। तो मैं ये पॉडकास्ट के व्यूअर्स के लिए एक फ्री लिंक यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। आप फ्री में जाके आपके जो कंप्लायंस है आप चेक कर पाओगे। Solvit 360 इज़ फ्री फॉर SMEs। तो अगर आप SME हो और आपको सिर्फ चेक करना है तो आपके लिए फ्री है, जाके चेक करो आपके कंप्लायंसेस जो है, प्लीज़ गो एंड चेक। तो इट्स लाइक जैसे कि आपने लास्ट पॉइंट में बताया कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले एक बार रूटीन चेकअप करवा लेना चाहिए, तो दिस विल वर्क लाइक दैट। दिस विल वर्क एग्जैक्टली लाइक दैट, करेक्ट। अब अगर ROC फाइलिंग टाइम पर ना हो तो क्या नुकसान हो सकता है? ROC फाइलिंग अगर ना करो तो पेनल्टी हर दिन 100, 200 या 300 रुपए की होती है हर दिन। तो अगर आप 1 साल का देखोगे तो इट्स अबाउट 75,000 to 1 लाख, और पेनल्टी, सिर्फ पेनल्टी, और फाइलिंग फीस अलग है। और अगर आप 3 साल भूल जाओगे तो पेनल्टी 4-5 लाख भी हो सकती है, जो आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट खा जाएगी। तो मैं ये रेकमेंड करता हूँ आपके लिए कि अभी अगस्त 31 तक एक CCFS स्कीम एक्टिव है। अगर आपने ROC फाइलिंग नहीं की है तो एक बार चेक कर लीजिए, और प्लीज़ CCFS फाइलिंग का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे आपको 90% पेनल्टी में डिस्काउंट मिलता है। इसी के साथ क्या आप हमारे व्यूअर्स को ये भी बता सकते हैं कि एक स्टार्टअप या बिजनेस के पास शुरुआत से ही कौन से लीगल डॉक्यूमेंट्स और अग्रीमेंट्स होने बहुत ज़रूरी है? फाउंडर अग्रीमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एम्प्लॉयज़ को हायर कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट, और ESOP की स्कीम। अगर आपका प्राइवेट कंपनी है और आपके पास एम्प्लॉयज़ है तो उनको अगर आप ESOP देना चाहते हो तो उसकी स्कीम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टार्टअप की बात हुई, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी की बैकबोन तो MSMEs को माना जाता है। उनके चैलेंजेस भी काफ़ी अलग होते हैं, तो अब उससे रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। छोटे और मीडियम बिजनेसेस सबसे बड़ी लीगल गलतियाँ कौन सी करती है आपके हिसाब से? सबसे बड़ी गलती तो ये है, मैंने जो कहा था, फाउंडर डिस्प्यूट, दैट्स द नंबर 1 रीज़न। और दूसरी गलती है वो कैश मैनेजमेंट।
जो उनके पास कैश रिजर्व है वो मैनेज नहीं करते ठीक तरीके से। तो कैश मैनेजमेंट, जब कैश रन आउट होता है तो बिजनेस के डेथ का कारण वही नंबर 1 है। तीसरी गलती जो है वो छोटी छोटी टैक्स फाइलिंग्स और छोटी छोटी कंप्लायंस वो भूल जाते हैं, या उनको कोई एडवाइस नहीं करता कि आपको ये करना है। सो प्रोफेशन टैक्स मैंने बताया आपको, नहीं तो शॉप्स एक्ट, और यहाँ ये इम्पॉर्टेंट है, अगर आपके पास कोई फीमेल एम्प्लॉई है तो पॉश कंप्लायंस, सेक्सुअल हैरेसमेंट का कंप्लायंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें पेनल्टी जो है 1 या 2 करोड़ से भी ज़्यादा हो सकता है अगर कुछ हुआ तो फीमेल एम्प्लॉई अगर आपके पास है और ना भी हो तो अभी से आप पॉश और सेक्सुअल हैरेसमेंट के रूल्स डिफाइन करके एकदम क्लैरिफाई कर दो और एक सेक्सुअल हैरेसमेंट कमिटी को इंस्टॉल कर दो आपके कंपनी में। क्योंकि अगर आपने पूरी प्रिकॉशन ली है और फिर भी कुछ होता है तो आप प्रोटेक्टेड हो, लेकिन अगर आपने प्रिकॉशन नहीं ली है और कुछ होता है तो आप बहुत ही बड़े इशू में फंस जाओगे। तो मतलब चाहे कंपनी कितनी भी छोटी हो, ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत, मैं रेकमेंड कर सबको रेकमेंड करूँगा। और अब प्राइवेसी की लॉ भी आ चुकी है, DPDP एक्ट, तो इसको भी आप एक बार समझ, क्योंकि आजकल जो इंडियन बिजनेसेस हैं ज़्यादातर डिजिटल बिजनेसेस हैं और इनको डेटा प्राइवेसी के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा प्राइवेसी के बारे में आप प्लीज़ जानो। मेरा जो एक कलीग है वो डेटा प्राइवेसी पे फ्री वेबिनार कर रहा है, तो उसके भी लिंक मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। अगर किसी को फ्री में देखना तो फ्री में वो जाके वेबिनार को देख के डेटा प्राइवेसी का लॉ एक बार समझ जाए, कि वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। अब हमें आप इसके साथ ये भी बताइए कि अगर किसी बिजनेस को पेमेंट टाइम पर ना मिले तो वो अपना पैसा कैसे रिकवर कर सकता है? पहली बात, सबको MSME रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। MSME रजिस्ट्रेशन अगर आप करोगे तो MSMEs के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे प्रोटेक्शन दे दिए हैं। अगर कोई MSME को पे नहीं करता तो वो इंटरेस्ट के साथ वो पेमेंट रिकवर कर सकता है। तो समाधान स्कीम है, तो समाधान स्कीम के थ्रू आप वो पेमेंट रिकवर कर पाओगे। अगर आप MSME प्रोटेक्टेड नहीं हो तो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अब मैं सबको ये रेकमेंड करता हूँ, सब स्टार्टअप्स को या जो बिजनेस हैं, अगर आप सोल प्रोप्राइटर भी हो तब भी आप एक बार MSME का रजिस्ट्रेशन प्लीज़ करवा, क्योंकि उससे आपको पैसे रिकवर करने में बहुत हेल्प होती है। ऋषिकेश, क्या इसके साथ हर छोटे बिजनेस को GST रजिस्ट्रेशन करवाना भी उतना ही ज़रूरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप किसी GST रजिस्टर्ड बिजनेस के साथ बिजनेस कर रहे हो तो ये यूज़फुल होता है, क्योंकि जो आप उन पे स्पेंड करते हो, अगर आपके पास GST है तो उसके आपको क्रेडिट मिलते हैं। तो ऐसा मान लीजिए कि आपने मुझे 1000 रुपये का इन्वॉइस दे दिया, उस पर 18% GST पड़ता है, तो 180 रुपये मैंने GST पे खर्च कर दिए आपके इन्वॉइस पे। अगर मेरे पास GST नहीं है तो वो 180 रुपये गए मत, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मेरे पास GST रजिस्ट्रेशन है तो मेरे अकाउंट में वो क्रेडिट बन जाता है, और बाद में जब मेरा बिजनेस बढ़ता है तो मैं वो क्रेडिट यूज़ करके GST पे कर सकता हूँ, कैश पेमेंट के ऑल्टरनेटिव। मेरा GST लायबिलिटी मैं वो क्रेडिट के साथ सेटल कर सकता हूँ। तो मतलब इट्स नॉट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है वो सारे लोगों के लिए? मैंडेटरी नहीं है, लेकिन ये इसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अगर आप GST रजिस्टर्ड हो तो आपको क्रेडिट मिलते हैं, और क्रेडिट आपके अकाउंट में अक्यूमुलेट होते हैं, और जब एक दिन जब आपका बिजनेस बढ़ता है और आपको GST मैंडेटरी हो जाता है, तब वो आप क्रेडिट यूज़ कर सकते हैं। एक लीगल एडवाइस जो आप हर MSME ओनर को फॉलो करने के लिए कहोगे? हर MSME ओनर को फॉलो करने के लिए कहूँगा वो है, जितना हो सके, लीगल एडवाइस तो ये नहीं है लेकिन एडवाइस है, जितना हो सके आप 60 डे या 90 डे के ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मत दो, क्योंकि उसके बाद वो रिकवर करना थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी बात, कंपनी में डेटा प्राइवेसी और पॉश के मैंडेट्स को आप प्लीज़ इम्प्लीमेंट करो। तीसरी बात, अगर आपका कोई ब्रांड है या आइडिया है तो उसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के तहत आप एक बार प्रोटेक्ट कर दो उसको। और चौथी चीज़ है, जो आपके मतलब इम्पॉर्टेंट एम्प्लॉयज़ या को फाउंडर्स हैं, उनके साथ जो अग्रीमेंट है वो बहुत आप सोच समझ के अग्रीमेंट बनाओ। ये मेरी 4 1 2 3 4 ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है कि 1 इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड 4 इज़ लीस्ट इम्पॉर्टेंट।
These are the 4 points. अंडरस्टूड। अब बात करेंगे उस एक चीज़ की जिसकी चर्चा आजकल ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्री में हो रही है और अब वो लीगल प्रोफेशन तक भी पहुंच चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्या एआई फ्यूचर में लॉयर्स की जगह ले सकता है आपके हिसाब से? एआई तो क्लाइंट को और लॉयर को बहुत हेल्प करेगा। क्लाइंट को हेल्प करेगा क्योंकि क्लाइंट एम्पावर हो जाएगा कि जो इन्फॉर्मेशन कल तक सिर्फ वकील के साथ थी वो अब क्लाइंट के साथ भी होगी, और वकील को क्योंकि रिसर्च और पॉइंट्स और क्लाइंट को हेल्प करने में एआई बहुत वकीलों की हेल्प करेगा। लेकिन अंत में जाके लड़ेगा कोर्ट में कौन, जाके आपकी फाइलिंग साइन करेगा कौन, राइट? वो तो एक ह्यूमन ही कर सकता है। तो उसमें एआई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन एआई बहुत सारे लोगों की बहुत हेल्प करेगा। मैं ये मानता हूँ कि एआई भगवान की सबसे बड़ी ब्लेसिंग है लीगल प्रोफेशन के लिए। क्या एआई लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स भी बना सकता है और क्या उस पर पूरा भरोसा किया जा सकता है? एआई लीगल कॉन्ट्रैक्ट बना सकता है, बहुत अच्छी तरीके से बना सकता है। मैं बोलता हूँ कि 90 to 95% आप भरोसा कर सकते हो एआई के कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ वो 5-10% आपको एक बार वकील से क्लैरिफाई करना चाहिए जो आपके मन में डाउट्स है, बस। एआई कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ही अच्छे हो चुके हैं, और जो वकील को 10 घंटे लगते थे वो 3-4 घंटों में वकील रिव्यू करके आपको आउटकम दे सकता है कि भाई हाँ, यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स बस बदल दो, बाकी का एआई कर सकता है। ऋषिकेश, तो जैसे हमें पता है कि एआई, जैसे कि आपने बोला, ब्लेसिंग है, तो जैसे उसके एडवांटेजेस आते हैं वैसे डिसएडवांटेजेस भी उतने ही आते हैं। तो बिजनेसेस को एआई यूज़ करते वक्त कौन से लीगल रिस्क को ध्यान में रखना चाहिए? एआई की एक सबसे बड़ी रिस्क है हेलुसिनेशन। तो अगर आप एआई पे डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट करोगे तो 10 पॉइंट में से 1 या 2 पॉइंट ऐसे होंगे जो अच्छी तरीके से नहीं ड्राफ्ट हुए हैं, और उनको आपको एक बार देखना पड़ेगा। 9 पॉइंट बहुत अच्छे ड्राफ्ट होते हैं एआई से। अगर आप एआई में जाके रिसर्च करोगे तो 20 में से 19 जजमेंट आपके अच्छे होंगे, लेकिन जो एक जजमेंट है वो गलत होगा। उसका कोई मतलब, वो एआई हेलुसिनेट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, तो वो आपको एक बार देखना पड़ेगा। तो एआई को प्लीज़ यूज़ करो। अगर आप वकील हो तो प्लीज़ यूज़ करो, अगर आप क्लाइंट हो तो भी प्लीज़ यूज़ करो, लेकिन एक बार सिर्फ उसको चेक कराओ कि भाई ये ठीक है कि नहीं। मतलब आपको उतना स्मार्ट रहना पड़ेगा कि आप एआई को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और क्लाइंट जो है उनको एआई को यूज़ करके बहुत एम्पावर होना चाहिए। ये वो वक्त गया जो डॉक्टर या वकील जो कहता था वो अब भगवान मान के सुन लेते थे, वो वक्त चला गया। सबके हाथ में बहुत सारा नॉलेज आ चुका है, लेकिन वो नॉलेज लेके आप खुद को एजुकेट करके फिर आप डॉक्टर या लॉयर के पास जाओ। ये मेरी एडवाइस है। ऋषिकेश, आपने हज़ारों एंटरप्रेन्योर्स के साथ काम किया है और खुद भी एक सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा किया आपने, तो इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर अब कुछ सवाल हैं जिससे दूसरों को भी मदद मिल सके। जब स्टार्टअप को स्केल करने का वक्त आता है तब फाउंडर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? बहुत सारी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करते हैं। उनका फोकस कम होता है। तो फोकस कम होना स्टार्टअप्स के लिए सबसे बड़ी कैंसर के इक्विवेलेंट वो प्रॉब्लम है। अगर आपका फोकस गया तो आपका बिजनेस रिस्क में है। तो आपके हिसाब से पहले ग्रोथ पर फोकस होना चाहिए या पहले कॉम्प्लायंस पर? वो आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि मुझे पहले, मतलब हर आदमी को सुबह उठ के ब्रश करना चाहिए। आप ग्रोथ पे फोकस करोगे या करो या ना करो, ब्रश करना सबके लिए मैंडेटरी। ऐसे ही कंप्लायंस सबके लिए मैंडेटरी। आपको वो कंप्लायंस बिना आपका बिजनेस पहले से रिस्की ही है, और अगर आपने कंप्लायंस ना किया और अब बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया तो एक दिन में नीचे आ सकता है। आप कितने एग्जांपल देखोगे न्यूज़ में, जो बड़े बड़े बिजनेस थे वो ओवरनाइट बंद हो चुके क्योंकि उनका कंप्लायंस वीक था। तो कंप्लायंस नॉन नेगोशिएबल है। लेकिन जब आप ग्रोथ के बारे में बात करोगे तो ग्रोथ पे फोकस करना है, लेकिन फोकस करके ग्रोथ करना है। मैंने जो सबसे बड़ी गलती की है वो फोकस कम होने की गलती मेरी भी गलती थी। ग्रोथ एट ऑल कॉस्ट्स बोलते हैं ना, वो सब एंटरप्रेन्योर के मन में मुझे कुछ भी करके ग्रो करना है, वो बहुत बड़ी गलती है। और जो भी सुन रहे हैं उनसे मैं ये विनती करता हूँ कि आप वो गलती मत करो। फोकस करके ग्रोथ करो। ग्रोथ आपका के बिजनेस पे जो ग्रोथ आना है वो फोकस करके हासिल करो। आपके हिसाब से एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए कौन सी क्वालिटी ज़रूरी होती है? रेजिलियंस, हौसला। फेयर।
अगले 10 सालों में इंडिया में सबसे बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप कौन से सेक्टर में देखते हैं? अगले 10 सालों में लाइक अ डेकेड। हाँ, मैं ये सोचता हूँ कि इंडिया के पास, मतलब इंडियंस के पास अभी भी रोटी कपड़ा मकान नहीं है सबके पास। तो रोटी कपड़ा मकान नेक्स्ट डेकेड में भी इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी होने वाला है। मतलब होगा, अभी भी है और बाद में भी होगा। और जो बिजनेस लोग को, और चौथा बार कर सकते हो डेटा। तो रोटी कपड़ा मकान डेटा, तो रोटी कपड़ा मकान और डेटा, ये 4 चीज़ें जो हैं वो इंडिया के पिलर्स आप मान सकते हो। क्या आप कोई नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के थॉट में है? लाइक आने वाले समय में क्या हम देखेंगे कि Zolvit ने और भी कोई नए तरह के सर्विसेज लॉन्च किए अपने प्लेटफॉर्म पर? नहीं, हम अब इस टाइम पे हम 1 लाख से ज़्यादा क्लाइंट्स एक साल में सर्व करते हैं। हमको 3 सालों में 1 मिलियन क्लाइंट, मतलब 10 लाख क्लाइंट्स एक साल में सर्व करने हैं। हमको प्रोडक्ट बढ़ाने नहीं है, लेकिन हमको उन प्रोडक्ट्स को डीपन करना है इंडिया और ग्लोबल। तो प्रोडक्ट हम ऐड नहीं करेंगे शायद, लेकिन उन प्रोडक्ट को हम बहुत इम्प्रूव करके बहुत सारे और लोगों के पास लेके जाएंगे। और इंटरव्यू खत्म करने से पहले चलिए करते हैं एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड। जो दिमाग में पहला जवाब आए आप वही बोलिएगा, ठीक है? वट एवर यू थिंक इज द फर्स्ट आंसर। एक लीगल मिथ जो हर एंटरप्रेन्योर मानता है? कि कानून के हाथ बहुत छोटे हैं, कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। एक कॉम्प्लायंस जो ऑलमोस्ट हर फाउंडर इग्नोर करता है? पॉश। एक बिजनेस लेसन जिसने आपकी सोच बदल दी? फोकस इज एवरीथिंग। आज कौन सा एआई स्टार्टअप आपको सबसे प्रॉमिसिंग लगता है? एंथ्रोपिक। हर एंटरप्रेन्योर को कौन सी एक बुक जरूर पढ़नी चाहिए? हार्ड थिंग अबाउट हार्ड थिंग्स। अगर आपको आज 0 से दोबारा शुरू करना पड़े तो कौन सा बिजनेस शुरू करेंगे? वकील सर्च। एंड इफ नॉट वकील सर्च? इफ नॉट वकील सर्च, कुछ मॉड्यूलर हाउसिंग में, कंस्ट्रक्शन में। अगले 10 सालों में यंग इंडियंस के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी? हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। इंडिया स्टिल अ वेरी यंग कंट्री। हमारा पॉपुलेशन एवरेज एज अभी भी 35 के नीचे है, तो इट्स द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी। जो लोग पहली बार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनके लिए आपकी एक एडवाइस? हौसला रखो। ऋषिकेश, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला। आपने इतनी सिंपल लैंग्वेज में इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए, उसके लिए दिल से धन्यवाद। मनी मंच पर आने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू तमन्ना, थैंक यू सो मच।